हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षीज विद्या साधना। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस चैप्टर 8 विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। देखिए, यहाँ पर उड़ीसा के बारे में बताया जा रहा है कि उड़ीसा में एक बार क्या हुआ, 18 अक्टूबर 1999 में एक साइक्लोन आया। साइक्लोन को हिंदी में चक्रवात कहते हैं। 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, काफ़ी ज़्यादा स्पीड थी इसकी। साइक्लोन ने कम से कम 45,000 घरों को तबाह कर दिया। कितने लोग, आप खुद देखो कितना बड़ा रेशियो है ये। तकरीबन 7 लाख लोगों को घर से बेघर कर दिया, क्योंकि क्या हुआ, कुछ लोग लापता भी हो जाते हैं तब आंधी तूफान आता है तो बहुतों के घर उजड़ गए। 29 अक्टूबर को दोबारा से उसी साल एक और साइक्लोन आया और उसकी स्पीड पहले तो 200 किलोमीटर पर आवर थी और उसकी स्पीड 260 किलोमीटर पर आवर, मतलब और ज़्यादा स्पीड से आया और दोबारा उड़ीसा को हिट किया। और यहाँ पर बड़ी बड़ी वेव्स भी आई थी। करीबन कितनी ऊंची ऊंची वेव थी ये, 9 मीटर हाई, इतनी ऊंची ऊंची वेव। थाउजेंड्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइफ, काफ़ी लोग ने अपनी जान गंवा दी इस तूफान में। प्रॉपर्टी वर्थ करोड्स ऑफ रुपीज वॉज डिस्ट्रॉयड। और देखो, आपको पता है एक घर बनाने में भी छोटा सा कितने पैसे लगते हैं। अब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तक तबाह हो गई इस तरह के साइक्लोन आने से उड़ीसा में। तो करोड़ों रुपए का क्या हो गया, नुकसान हो गया। अब साइक्लोन आने की वजह से चाहे एग्रीकल्चर हो या ट्रांसपोर्ट का काम हो, कम्युनिकेशन का काम हो, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो, ये सब तबाह हो गई। बट इतनी देर से मैं बात तो कर रही हूँ साइक्लोन की, कि साइक्लोन की वजह से ये हुआ वो हुआ, साइक्लोन की स्पीड ये थी। लेकिन साइक्लोन क्या होते हैं, व्हाट आर साइक्लोन्स, क्या जानते हो आप? और साइक्लोन्स बनते कैसे हैं, वो इतने खतरनाक क्यों होते हैं, वो इतनी बर्बादी क्यों लेके आते हैं? तो यह सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको इस चैप्टर के अंदर मैं देने वाली हूँ। अब चैप्टर की स्टार्टिंग हम करेंगे कुछ एक्टिविटीज के साथ, जिसमें एयर के बारे में आपको बताऊंगी। और ये जो एक्टिविटीज हैं आपको बेसिक फीचर्स बता देंगी साइक्लोन के, कि साइक्लोन में ये फीचर्स होते हैं। आपको याद है हमने एयर के बारे में जब कब पढ़ा था तो मैंने ये बताया था, जो एयर मूव करती है उसे हम विंड कहते हैं। याद रखिएगा, आपके मेरे सबके आसपास एयर मौजूद होती है, ठीक है। लेकिन जब एयर मूव करने लग जाए, तेज तेज आप बोल दो ना हवा चल रही है, तो उसको एयर नहीं कहते, उसको विंड कहते हैं। मूविंग एयर इज कॉल्ड द विंड। 8.1 एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। एयर क्या करती है, प्रेशर लगाती है। कैसा प्रेशर, इसे एक्टिविटी की मदद से जानेंगे। एक्टिविटी 8.1, जब भी किसी एक्टिविटी के अंदर हीटिंग होती है, मतलब हमें कुछ चीज को हीट करना होता है, तो हमें काफी सावधान रहना चाहिए, ठीक है। और ये आपको एडवाइस दी जा रही है यहाँ पर कि ऐसी एक्टिविटी जहाँ पर आपको एसिड के साथ यूज करना हो या हीट यूज करनी हो, तो आप किसी बड़े के सामने ही ऐसी एक्टिविटीज करें। अब चलो, यू नीड टू बॉइल वाटर इन द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब आपको इस एक्टिविटी में क्या करना है, पानी को उबालना है। टेक अ टिन कैन विद अ लिड, फिल इट अप्रोक्सीमेटली हाफ विथ वाटर। आपको टिन का बना हुआ कोई भी एक डब्बा लेना है जिसके ऊपर ढक्कन भी हो, उसमें आधा आप पानी भर लीजिए। अब क्या करें, नीचे उसके क्या रख लीजिए, कैंडल रख लीजिए, और तब तक उस पानी को चलने दीजिए, कैंडल को जलने दीजिए जब तक वो पानी बॉयल नहीं होने लगता है, ठीक है। अब जैसे ही वाटर बॉयल होने लग गया, कुछ मिनट्स के बाद आपको क्या करना है, कैंडल बुझा देनी है। इमीडिएटली पुट द लिड टाइटली ऑन द कैन, और बॉइलिंग वाटर के ऊपर जो उसका ढक्कन है तुरंत लगा देना है। और ये सब करते वक्त थोड़ा सावधान रहना, क्योंकि आपका जो कैन है काफी गर्म है, आप जल भी सकते हो। आराम से आप अपने कैन को एक शैलो मेटेलिक वेसल में या फिर वॉश बेसिन के अंदर रख दो, ठीक है, रख दिया। अब उसमें क्या करो, वॉश बेसिन तो सभी के घर में अब जनरली होती है आजकल, तो उसमें रख दो अपने कैन को ढक्कन लगा के। अब उसमें डालो कुछ फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर कहाँ डालना है आपको, कैन के ऊपर डालना है। अब देखो क्या होता है, शेप चेंज होता है क्या कैन का? आपने ये देखा फिगर 8.2 में कि जो शेप है कैन का, पानी डालने में इसके ऊपर से कैसा हो गया है,
डिस्टॉर्टेड हो गया है। तो क्यों हो गया है, क्या आप ये जानते हैं? नहीं जानते, कोई बात नहीं है, थोड़ी देर से मैं आपको बताऊंगी। अगर मान लो ये करने के लिए एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी आपको अगर टिन कैन नहीं मिलता तो आप एक सॉफ्ट सी प्लास्टिक बॉटल का यूज कर सकते हो। प्लास्टिक बॉटल के अंदर आप गर्म पानी भरो, फिर बॉटल को खाली करो और उसके ऊपर तुरंत से एक कैप लगा दो और उस बॉटल को चलते हुए पानी में नीचे रख दो। अब ये काम क्या क्यों कर रहे हैं और क्या होगा बॉटल के साथ, ये भी मैं आपको अभी बताऊंगी। उससे पहले अपने लाइफ के कुछ एक्सपीरियंसेस आप रिकॉल करिए कि जब आप पतंग उड़ाते हैं तो जो पीछे से आने वाली हवा है, क्या वो आपकी मदद करती है? या जब आप बोट के अंदर होते हैं और बोट चला रहे होते हैं या कोई और बोट चलाता है तो पीछे से आने वाली हवा क्या बोट को चलने में मदद करती है? या फिर कभी आपने देखा होगा कि आगे साइड से बहुत तेज हवा आ रही है और आप चला रहे हो साइकिल, तो क्या आपको प्रॉब्लम आती है अगेंस्ट जाने में विंड के? तो you know that we have to fill air into the bicycle tube to keep it tight. Also you know that a bicycle tube overfilled with air may burst. What is the air doing inside the tube? आप सभी जानते हो क्योंकि कभी ना कभी हमने साइकिल चलाई है, नहीं तो हमने दूसरों को साइकिल चलाते हुए देखा है या हवा भरवाते हुए देखा है। साइकिल के पहियों के अंदर क्या होती है? हवा। और जब यही हवा जरूरत से ज्यादा हम भरने की कोशिश करते हैं तो साइकिल का जो पहिया है वो फट जाता है, बर्स्ट हो जाता है। दरअसल ये जो हवा है वो ट्यूब के अंदर करती क्या है? ठीक है, बताइए क्या करती है? With your friends, how the air in the bicycle tube keeps it in shape. मतलब आपके जो भी दोस्त हैं उनसे जरा बातचीत करो कि जब हम हवा भरते हैं ट्यूब में, पहले आपने देखा ना कैसा फ्लेक्सिबल सा रहता है ट्यूब, लेकिन जैसे ही हम हवा भर देते हैं ट्यूब एकदम सख्त हो जाता है, टाइट हो जाता है। तो क्यों होता है, इस सबको आप डिस्कस करो और देखो क्या क्या आंसर्स आते हैं आपके दोस्तों के। All these experiences show that air exerts pressure. देखो ट्यूब टाइट हो रहा है यानी, और ऊपर की सारी जो चीजें हैं यानी एयर प्रेशर लगाती है। ये बात क्लियर हो गई हमें कि एयर में कुछ ऐसी चीज होती है जिससे प्रेशर लगता है। इट इज ड्यू टू दिस प्रेशर दैट लीव्स ऑफ ट्रीज, बैनर्स और फ्लैग्स फ्लटर व्हेन द विंड इज ब्लोइंग। और इसी प्रेशर की वजह से जब तेज हवा चलती है तो पेड़ की पत्तियां, या फिर अगर मान लो हमारा, जैसे आपने देखा है जब हम फ्लैग होस्टिंग करते हैं 15 अगस्त के दिन या 26 जनवरी के दिन, तो हमारा जो तिरंगा झंडा है वो लहराता है, इसी हवा की वजह से तो लहराता है, इसी प्रेशर की वजह से लहराता है। आप और भी कुछ अपने एक्सपीरियंस मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेट अस नाउ ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाई द कैन गेट्स डिस्टॉर्टेड। या फिर अगर आपने बॉटल ली थी तो वो क्यों उसका शेप बिगड़ गया, ये हमें देखना है। देखो जब आपने पानी को ऊपर डाला कैन के या फिर फॉर एग्जांपल बॉटल के, तो जो थोड़ी सी बहुत जो स्टीम थी, भाप थी ना, वो कंडेंस हो गई और कंडेंस होके वो पानी बदल गई, पानी में बदल गई। भाप क्या बन गई? पानी बन गई। अब देखो इस सब की वजह से जो एयर कैन के या बॉटल के अंदर जो हवा मौजूद थी वो कम हो गई, क्योंकि स्टीम क्या है? एक फॉर्म ऑफ गैस है और गैस अब किस में कन्वर्ट हो गया? पानी में। तो जो एयर थी वो भी गैस है, तो वो जो वॉल्यूम पहले एयर में था उसका कुछ हिस्सा तो पानी बन गया ना, तो एयर कम हो गई, तो अंदर की एयर कम हो गई। जब अंदर की एयर कम हो गई तो जो प्रेशर था इनसाइड द एयर वो भी कम हो गया। अंदर का प्रेशर कम हुआ है, ठीक है, क्योंकि अंदर की एयर कम हुई है, और जो प्रेशर बाहर से एयर लगा रही है, ठीक है, वो तो ज्यादा होगा, है ना। तो इस सब की वजह से कंप्रेशन आ गया, सिकुड़ गई वो बॉटल। आई होप आप समझ पाए होंगे। मैं रिपीट कर दूंगी इस वाली एक्टिविटी को, और इसी एक्टिविटी से हमें पता पड़ रहा है कि एयर में भी प्रेशर होता है और एयर भी प्रेशर लगाती है। ठीक, क्या हुआ है, हमने कैन लिया और सपोज करो बॉटल ली, बॉटल में गर्म पानी डाला, उस पानी को तुरंत निकाल दिया, ढक्कन बंद कर लिया, ओके। अब कुछ हवा बॉटल के अंदर भी है और कुछ हवा बॉटल के बाहर भी है, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द तो हवा है ही, हवा नहीं होगी तो हम जिएंगे कैसे, ठीक। अब जैसे ही आपने क्या किया, थोड़ी देर लगाई, तो जो स्टीम थी, ठंडा होना स्टार्ट हो गई ना बॉटल, तो जो स्टीम थी ना बेटा वो क्या बन गई? पानी। और बॉटल के अंदर की जो हवा थी वो कम हो गई,
अब बॉटल के बाहर भी हवा है, बॉटल के अंदर की हवा कम हुई इसलिए बॉटल के अंदर का प्रेशर कम हो गया, और बाहर हवा ज़्यादा है उसका प्रेशर ज़्यादा था, और इस प्रेशर ने हवा के एक ऐसा फोर्स एक्सर्ट किया कि जो बॉटल है वो कंप्रेस हो गई, सिकुड़ गई। ठीक है, अब हम देखेंगे 8.2 के अंदर हाई स्पीड विंड आर अकम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। इसका क्या मतलब है, एक्टिविटी 8.2 से आपको समझ में आएगा। मतलब क्या था कि जो तेज हवाएं आती हैं, है ना, उनके साथ रिड्यूस्ड एयर प्रेशर रहता है, मतलब कम एयर प्रेशर रहता है। अब इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, गोले गोले से नहीं बनाते हम पेपर को फाड़ करके, उसको क्रम्पल करना बोलते हैं। तो वैसे ही क्रम्पल कर लो एक पेपर को, और एक बॉटल ले लो खाली। ये देखो, ये जो छोटा छोटा सा नहीं दिख रहा है आपको, ये वो पेपर का टुकड़ा ही है जिसको हमने क्रम्पल कर लिया है। ये जो बॉटल का मुंह है ना, इससे थोड़ा सा छोटा होना चाहिए ताकि ये बॉटल में इजीली चला जाए, और जब ये यहाँ पर चला जाए तो यहाँ से फूकना स्टार्ट करो। और ये एक्टिविटी आप डिफरेंट साइज की बॉटल के साथ करो, और देखो ये अंदर जा रहा है क्या, फूक के इसको पेपर को अंदर डालने की कोशिश करो। इस चीज़ को आप अपने फ्रेंड्स को भी बोलो कि तुम भी करो, ट्राई करो, सब चैलेंज करो अपने फ्रेंड को, करके दिखाओ, इसको अंदर करके दिखाओ ऐसे। एंड भूजो आर थिंकिंग अबाउट द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहेली और भूजो, इनके दिमाग में कुछ ना कुछ तो हमेशा खिचड़ी पकती रहती है, क्वेश्चंस चलते रहते हैं, पर ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं और इन क्वेश्चन से हमें काफ़ी कुछ सीखने मिलता है। अब क्या सोच रहे हैं कि ये सोच रहे हैं कि जब हम इतने फोर्स से भी फूक रहे हैं बॉटल के अंदर, तो ये पेपर क्यों नहीं जा रहा बाहर। दरअसल इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि जब बिल्कुल माउथ पर है ना वो पेपर, तो जब हम फूक रहे हैं तो हमारी जो हवा निकल रही है हमारे मुंह से, उसकी विंड की जो स्पीड है ज़्यादा है, और जब विंड की स्पीड ज़्यादा होती है तो वो प्रेशर कम लगा पाता है। तो इस एक्टिविटी से हमने ये सीखा कि जब विंड की स्पीड ज़्यादा होगी तो वो प्रेशर कम जनरेट कर पाएगी, कम एक्सर्ट करेगी। ठीक है, याद रखिएगा, अगर विंड की स्पीड ज़्यादा है तो वो विंड जो प्रेशर है वो कम डालेगी। 8.3 देखो, ब्लो द बलून्स। यहाँ पर बलून्स फुलाने हैं, 2 बलून लेने हैं हमें लगभग एक ही के साइज के, इनके अंदर हमें थोड़ा सा पानी डालना है। ठीक है, अब इनको फुलाना है और एक जो स्ट्रिंग से बांध देना है, और इनको 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बांध के लटका देना है। ठीक है, आप कोई डंडी ले सकते हो या फिर वो साइकिल की जो पहिए में स्पोक्स लगे होते हैं वो भी ले सकते हो। ठीक है, ब्लो इन द स्पेस बिटवीन द बैलून। अब इन दोनों जो बैलून के बीच का ये जो हिस्सा है ना, यहाँ फूंक मारना स्टार्ट करो। आप क्या सोचते हो क्या होगा, इस चीज़ को आप डिफरेंट वेज से भी फूंक फूंक के देख सकते हो और देखो कि बैलून्स के साथ क्या हो रहा है। अब ये जो लड़का है बलून्स के बीच में फूंक रहा है, अब ये बीच में फूंक रहा है तो यहाँ पर विंड की स्पीड हो जाएगी ज़्यादा, और अभी अभी हमने पढ़ा है जब विंड की स्पीड ज़्यादा होती है तो वहाँ पर प्रेशर कम लगता है। तो यानी कि दोनों बैलून के बीच का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, तो ये दोनों बैलून्स आपस में पास पास आ जाएंगे, और जो यहाँ पर हवा है और यहाँ पे हवा है वो तो कम है, उसकी स्पीड कम है, तो प्रेशर हो जाएगा ज़्यादा, और ज़्यादा होने की वजह से ये प्रेशर, ये बैलून इस तरफ खिसकेंगे, क्योंकि यहाँ की जो हवा है जो प्रेशर लगाएगी वो उनको ढकेलेगी इस तरफ। हमेशा याद रखना, इसमें और इससे पहली वाली एक्टिविटी 8.2 से हमें ये पता पड़ा है कि जब भी विंड की स्पीड ज़्यादा होगी वो प्रेशर कम लगाएगी। यहाँ पर विंड की स्पीड ज़्यादा है इसलिए प्रेशर कम लग रहा है, इस वजह से ये बैलून पास पास आ रहे हैं। यहाँ विंड की स्पीड कम है इसलिए प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, तो प्रेशर फोर्स कर रहा है इन दोनों बैलून्स को पास में आने के लिए। 8.4 कैन यू ब्लो एंड लिफ्ट। क्या आप फुला सकते हैं और उठा सकते हैं, इसका मतलब ये है, ब्लो मतलब फुलाना, ठीक है, हवा भर के, एंड लिफ्ट मतलब उठाना। देखो आपको क्या करना है, एक स्ट्रिप लेनी है, लगभग 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होनी चाहिए और 3 सेंटीमीटर चौड़ी होनी चाहिए। बिटवीन योर थंब एंड 4 फिंगर एज शोन इन फिगर 8.5। नाउ ब्लो ओवर द पेपर। आपने लिया, अब यहाँ पर पकड़ो और जैसे हम फुलाते हैं इनको, किसको, बलून्स को, वैसे ही फुलाओ। पहेली थिंक्स दैट द स्ट्रिप विल बी लिफ्टेड अप, बूजो थिंक्स दैट द स्ट्रिप विल बैंड डाउन।
तो देखो जब ये फुला रहे हैं तो पहेली सोच रही है कि अब ये फूल की स्ट्रिप ऊपर की तरफ उठ जाएगी और बूझो सोच रहा है कि ये फूल के नीचे की तरफ चली जाएगी। आपको क्या लगता है क्या होगा पेपर के साथ? Let us try to understand the observations in activity 8.2, 8.3 and 8.4. Were the observation along the lines you thought? तो पहले मैं एक बार आपको 8.4 में क्या होता है वो बता देती हूँ, उसके बाद 8.2, 8.3 और 8.4 को हम एक साथ देखेंगे कि ओवरऑल क्या निकल के आता है इन तीनों एक्टिविटीज से। पहेली थोड़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है ना, तो वही हुआ जो पहेली ने कहा था कि फुलाने से ये स्ट्रिप ऊपर की तरफ आ जाएगी। और कंक्लूजन ये निकलता है कि जब हम इस पेपर स्ट्रिप को फुलाएंगे तो जो प्रेशर था ना वो कम हो जाएगा और स्ट्रिप ऊपर की तरफ उठ जाएगी, क्योंकि जब विंड की स्पीड ज़्यादा होती है तो प्रेशर रिड्यूस हो जाता है और एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर रीजन की तरफ जाती है। अगर डिफरेंस ज़्यादा होगा प्रेशर के बीच में, मतलब दो इलाकों के प्रेशर के बीच का जो अंतर है अगर वो ज़्यादा होगा तो हवा तेज़ी से मूव करेगी। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा जो छत कमज़ोर होती है, मान लो टिन वगैरह पड़ा है किसी की छत पे और वो कमज़ोर है तो वो तेज़ हवा की वजह से ऊपर उठ जाती हैं, मतलब हवा के साथ इधर उधर पड़ी हुई मिलती हैं कहीं पर, तो इस वजह से होता है। अब आगे जो लिखा है वो भी हम देख लेते हैं कि एक्टिविटी 8.2, 8.3 एंड 8.4 में जो आपने सोचा था क्या वही हुआ है? डू यू गेट द फीलिंग दैट इंक्रीज्ड विंड स्पीड इज अकम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर? जो हम अभी तक सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, मैं आपको 2-3 बार ये बात रिपीट कर चुकी हूँ कि विंड स्पीड से के साथ हमेशा कम प्रेशर जुड़ा होता है। तो क्या आपको ये फीलिंग आई, ऐसा होता है क्या? व्हेन वी ब्लो इनटू द माउथ ऑफ द बॉटल, 8.2 एक्टिविटी याद करो, जब हम फूंक रहे हैं बॉटल के माउथ में, द एयर नियर द माउथ हैज हायर स्पीड, दिस डिक्रीज द प्रेशर देयर, द एयर प्रेशर इनसाइड द बॉटल इज हायर देन नियर द माउथ, द एयर इनसाइड द बॉटल पुशेस द बॉल आउट। जो मैंने आपको समझाया था वो बात यहाँ पर दी गई है कि जब हम फूंक रहे हैं विंड, तो जो हवा है वो माउथ के एरिया में ज़्यादा रहेगी और हवा ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर प्रेशर कम बनेगा, जबकि बॉटल के अंदर की जो हवा है उसमें स्पीड कम है, इसलिए वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा रहेगा। इस वजह से जो पेपर है वो अंदर की तरफ नहीं ढकेला जाता। 8.3 एक्टिविटी में हमने क्या देखा था, दो बलून्स थे, है ना, और उनके बीच में हमने फूंक मारी और वो पास पास आ गए। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? दिस कुड हैपन इफ द प्रेशर ऑफ एयर बिटवीन द बलून्स वर समहाउ रिड्यूस्ड। ये ऐसा तभी हो सकता है, बलून पास पास तभी आ सकते हैं जब उनके बीच का प्रेशर कम हो गया हो। और प्रेशर क्यों कम हुआ? क्योंकि हमने फूंका। और हम इतनी देर से यही पढ़ रहे हैं कि अगर विंड की स्पीड ज़्यादा होगी तो वहाँ पर प्रेशर कम होगा। एक्टिविटी 8.4 जो हमने अभी अभी करी उसमें हमने ये देखा कि जब हम पेपर स्ट्रिप को फुलाते हैं तो वो ऊपर की तरफ चली जाती है, और ये इसीलिए होता है क्योंकि पेपर रिड्यूस द एयर प्रेशर अबव द स्ट्रिप। ठीक है, सो वी सी दैट इंक्रीज्ड विंड स्पीड इज इंडीड अकम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस लाइन कि जब विंड स्पीड बढ़ती है तो उसके साथ एयर प्रेशर घटता है। ठीक है, कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ हाई स्पीड विंड्स ब्लू ओवर द रूफ्स ऑफ बिल्डिंग? ये वही बात है जो अभी थोड़ी देर पहले जिसका जवाब मैंने दिया कि अगर तेज हवा किसी छत के ऊपर से जाएगी जो ज़्यादा थोड़ी कमज़ोर सी है तो आपकी छत ही उड़ जाएगी। देखते हैं ना हम, जब हवा तेज चलती है तो टिन वगैरह उड़ जाती है, सेम थिंग। Let us try to understand how winds are produced, how they bring rain and how they can be destructive sometimes. अब हम क्या पढ़ने वाले हैं कि कैसे हवा बनती है, ठीक है, और कैसे हवा बारिश करती है। पसंद है क्या आपको बारिश? बताइएगा कैसे हवा बारिश करती है और कैसे कभी कभी ये हवा और बारिश बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है, तबाही लेके आ जाती है। आप सभी जानते हो कि जो एयर है वो मूव करती है, और जब एयर मूव करती है उसको हम विंड कहते हैं, या फिर ये बोल दो मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन वेयर द एयर प्रेशर इज हाई टू द रीजन वेयर द प्रेशर इज लो। हमेशा याद रखना एयर किस प्रकार से मूव करती है,
जहां पर हाई प्रेशर है उस इलाके से किस तरफ जाएगी एयर, लो प्रेशर वाले इलाके में जाएगी, हमेशा याद रखेंगे। द ग्रेटर द डिफरेंस इन द प्रेशर द फास्टर द एयर मूव्स, जितना ज्यादा डिफरेंस रहेगा प्रेशर के उतना ही ज्यादा एयर तेजी से मूव करेगी। बट हाउ आर द प्रेशर डिफरेंस क्रिएटेड इन नेचर, क्वेश्चन यही आता है कि प्रेशर के बीच का ये जो डिफरेंस है ये बनता कैसे है, कौन बनाता है। इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर इन्वॉल्व, क्या इसके बीच में जो प्रेशर का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर कि टेम्परेचर का डिफरेंस की भी कोई बात है क्या। अब हम जो एक्टिविटी करने वाले हैं उनसे हमें ये सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल जाएंगे। सो 8.3 एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, जब हम हीट करते हैं तो एयर एक्सपेंड हो जाती है, मतलब उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है। एक्टिविटी 8.5, एक्टिविटी देखिए 8.5, इसमें क्या करना है, एक बॉइलिंग ट्यूब लेनी है और अब एक बैलून को स्ट्रेच करके बॉइलिंग ट्यूब के ऊपर लगा देना है, जैसे आपको यहाँ फिगर में दिखाई दे रहा होगा। सेम इसी प्रकार से देखिए, ये जो फिगर में दिख रहा है ना, इस प्रकार से। अब यू कैन यूज अ टेप टू मेक इट टाइट, pour some hot water in a beaker, insert the boiling tube with the balloon in hot water। अब आपको क्या करना है, गर्म पानी इस बीकर के अंदर डालना है। आप इस जगह पे टेप भी लगा सकते हो, टेप लगाने से थोड़ा टाइट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से कर लीजिए। अब आप क्या करोगे, थोड़ी 2-3 मिनट तक देखो, ऑब्जर्व करो कि बैलून का शेप पहले इस प्रकार से था, अब बैलून का शेप ऐसा हो गया है, तो कुछ चेंज आ रहा है क्या बैलून में। टेक ट्यूब आउट, लेट इट कूल डाउन टू द रूम टेम्परेचर। अब क्या करना है आपको, ट्यूब को बाहर निकाल दो स्पीकर में से, पहले गर्म पानी में डाल रखी थी, अब इसको बाहर निकाल दो और थोड़ी देर ऐसे ही रखे रहने दो। अब आपको क्या चेंज दिख रहा है बलून के अंदर, ये आपको ऑब्जर्व करना है। तो इसमें क्या होगा कि जब हम बलून को इसके अंदर डालेंगे गर्म पानी के अंदर, तो गर्म पानी क्या करेगा, जो हवा है अंदर इनके उसको एक्सपेंड कर देगा, बढ़ा देगा हवा के साइज को, तो हवा ऊपर की तरफ चली जाएगी और इसकी वजह से बैलून फूल जाएगा। ठीक है, देखो बैलून फूलने लगा। और जब हम इस टेस्ट ट्यूब को पानी में से निकाल देंगे तो टेस्ट ट्यूब हो जाएगी ठंडी, और ठंडी होने की वजह से हवा भी जो भरी थी ना, एक्सपेंड ना होके सिकुड़ जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, तो ये दोबारा से कैसा हो जाएगा, जैसा पहले था, इसकी सारी हवा निकल जाएगी। ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब देखो क्या लिखा है आगे, तो उसमें लिखा है कि बैलून इन्फ्लेट कैसे हो गया, मतलब उसके अंदर हवा कैसे भरी, और जो सेम बैलून था जब उसे हमें उस बैलून को हमने ठंडे पानी में रखा या फिर गर्म पानी से निकाल दिया कुछ टाइम के लिए, तो वो उसकी हवा क्यों निकल गई, वो डिफ्लेट क्यों हो गया। कैन वी रिफर फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दैट एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, पहले ऑब्जर्वेशन से जिसमें बलून फूल रहा है गर्म पानी में रखने से, क्या हम कह सकते हैं कि एयर बढ़ती है, एक्सपेंड होती है हीट करने से। कैन यू नाउ स्टेट व्हाट हैपन्स टू द एयर इन द बॉइलिंग ट्यूब व्हेन इट कूल्स डाउन, अब जब एयर गर्म होने से बढ़ती है तो ठंडा होने से घटती भी होगी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि बैलून क्यों, उसकी हवा क्यों निकल गई थी जब वो हमने उसे ठंडे पानी में रखा। तो इस एक्टिविटी 8.5 से एक बात क्लियर हो गई कि जब भी हम हवा को गर्म करेंगे तो वो एक्सपेंड हो जाएगी, चौड़ जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अब एक्टिविटी 8.6 है, इसके अंदर हमें 2 पेपर बैग्स लेने हैं या फिर हम पेपर के कप्स ले सकते हैं, खाली एक ही साइज के लेने हैं। ठीक है, इस प्रकार से Hang the 2 bags in inverted position on the 2 ends of a metal or wooden stick। एक लकड़ी लो और इन्हें उल्टा टांग दो, मतलब जैसे यहाँ से कोई चीज़ अंदर डालनी होगी ना, तो ये ऊपर की तरफ से आप इन्हें टांग दो उल्टा। Tie a piece of thread in the middle of the stick। Hold the stick by thread in as in a balance। तो बैलेंस मतलब ये जो स्टिक है ना, इसके बीच में एक थ्रेड डालो और यहाँ से स्टिक को लटका दो, एकदम बीच में होना चाहिए, बैलेंस करते हुए। अब आपको क्या करना है, पुट अ बर्निंग कैंडल बिलो वन ऑफ द बैग एज शोन इन फिगर व्हाट यू ऑब्जर्व। तो अब इनमें से एक बैग के नीचे आप एक जलती हुई कैंडल डालो और क्या आपको ऑब्जर्वेशन मिलता है ये बताओ। देखिए
इस एक्टिविटी से हमें कहीं ना कहीं क्या ये पता चल रहा है कि जो गर्म हवा होती है वो ऊपर की तरफ जाती है। As the warm air rises up, it pushes the bag above the candle. और यही हुआ, जो ये कैंडल है तो उसके आसपास की जो हवा है कैंडल जलने की वजह से वो गर्म हो गई और गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है। ऊपर की तरफ हवा जा रही थी, इसने बैग को भी ऊपर की तरफ ढकेल दिया, तो जो बैलेंस था वो डिस्टर्ब हो गया, ये ऊपर हो गया, ये नीचे रह गया। तो इस सब से हमें क्या पता पड़ता है, दैट वार्म एयर इज लाइटर देन द कोल्ड एयर। ठीक है, ये तो हमसे पूछ रहे हैं, लेकिन हाँ हमें ये पता पड़ता है कि जो गर्म हवा है वो हल्की होती है ठंडी हवा से। नाउ कैन यू एक्सप्लेन वाई स्मोक ऑलवेज राइजेस अप। अब आप बता सकते हो ना, धुआं होता है जो भी, वो हमेशा ऊपर क्यों जाता है? क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं गर्म होता है और गर्म चीज होती है हल्की, इसलिए वो ऊपर की तरफ चली जाती है। Also, it is important to remember that on heating, the air expands and occupy more space. हमेशा याद रखो, जब भी हवा गर्म होती है तो वो एक्सपेंड तो करती है, उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, लेकिन वो ज़्यादा स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है, क्योंकि अब उसकी जो क्वांटिटी थी वो बढ़ गई, एयर एक्सपेंड कर गई, तो अब उसको ज़्यादा स्पेस चाहिए है। अगर सेम थिंग है, वो ऑक्यूपाई कर रहा है ज़्यादा स्पेस, तो वो क्या हो जाएगा? लाइटर हो जाएगा। देखो कैसे होगा, सपोज पहले एयर इतनी जगह में ही थी, अब हमने इसको हीट किया तो एयर इतनी जगह में आ गई, तो यानी एयर तो उतनी ही थी पर अब पूरे में फैल गई है, तो इसका वजन भी कम हो जाएगा। मान लो कोई लोहे का लड्डू है, वो लोहे का है इतना छोटा, तो वो कितना ज़्यादा भारी होगा, लेकिन इतने ही छोटे लड्डू को अगर आप पतली सी प्लेट बना दो, इतनी बड़ी कोई प्लेट बना दो उस लड्डू से, लोहे की भले होगी लेकिन आप उसे उठा पाओगे, क्योंकि वो पूरे में उसका जो साइज है, वेट है, वो फैल गया होगा, तो इजी टू कैरी हो जाएगी। सेम वही बात है। ठीक है, तो आप ये वाली बात समझ गए होंगे कि एयर गर्म होने पे चौड़ जाती है, एक्सपैंड होती है, जिसकी वजह से उसे ज़्यादा स्पेस लगता है। ठीक है, और ज़्यादा स्पेस लगता है इस वजह से वो हल्की हो जाती है, और जो वार्म एयर होती है वो हमेशा लाइटर होती है कोल्ड एयर से, और यही रीज़न है स्मोक हमेशा ऊपर जाता है, क्योंकि स्मोक कहीं ना कहीं हम जला कर ही तो करते हैं, तो जलाने से वो हल्का होता है और हल्की चीज़ ऊपर चली जाती है। हमारे नेचर में जो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट है, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती हैं जहाँ पर गर्म हवा एक जगह से ऊपर की तरफ जाती है ना, एंड द एयर प्रेशर एट दैट प्लेस इज लोअर्ड। अगर मान लीजिए यहाँ इस जगह से हवा ऊपर की तरफ जा रही है, गर्म हवा, तो यहाँ पर जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, एयर प्रेशर कम हो जाएगा, एंड द कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया रशेस टू फिल इट्स प्लेस। मान लो जो यहाँ की जो हवा है उसे हमने गर्म किया तो हवा ऊपर उठ गई। ठीक है, तो ये जो एरिया है बेटा, इसमें बन गया एयर का लो प्रेशर, तो साइड की जो हवा है ना ठंडी ठंडी, वो यहाँ पर भाग के आएंगी जगह भरने के लिए इस जगह पे। ये वाली बात आपको समझ में आ रही है? आगे देखो, the cold air from the surrounding area rushes to fill its place. This sets up convection in air as you learnt in chapter 4. इसको ही चैप्टर 4 में हमने कन्वेक्शन के नाम से पढ़ा हुआ था, कि मान लो जैसे कि यहाँ आग लगी है, ठीक है, ये आग लगी है, तो इसके ऊपर की जो हवा है ये ऊपर चली जाएगी, क्योंकि ये हो गई गर्म, ऊपर वाली हवा इसकी। तो ये जो एरिया था, ये वाला एरिया, यहाँ पर लोअर एयर प्रेशर बन गया। अब यहाँ लोअर एयर प्रेशर बन जाएगा, तो यहाँ से आसपास की जो भी हवा है वो यहाँ जाएगी स्पेस को फिल करने के लिए। ठीक है, ये होता है इसका। नाउ हम देखेंगे, विंड करेंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ। जो विंड में करेंट्स आते हैं वो क्यों होते हैं? क्योंकि अर्थ में अनइवन हीटिंग होती है। अनइवन हीटिंग मतलब कहीं अर्थ ज़्यादा गर्म होता है, कहीं अर्थ कम गर्म होता है, कहीं ठंडा रहता है, कहीं गर्म रहता है, अनइवन रहता है, एक जैसा अर्थ नहीं रहता, और इसी की वजह से विंड में करेंट्स आते हैं, करेंट्स बनते हैं। अब पहला क्या है, पहला हम पढ़ेंगे इसमें पॉइंट, दी सिचुएशन आर अनइवन हीटिंग बिटवीन इक्वेटर एंड पोल्स। आपको पता है इक्वेटर पे किरण, सूरज की जो किरणें हैं वो डायरेक्ट पड़ती हैं, इसलिए इक्वेटर की
पास में जो कंट्रीज हैं वो गर्म रहती हैं और पोल्स वाली कंट्री ठंडी रहती हैं। जैसे मान लो ये हमारा अर्थ है, तो ये जो बीच की लाइन है इसे इक्वेटर कहते हैं, और ये पॉइंट, ये पोल्स होते हैं। ऊपर वाला नॉर्थ में है तो नॉर्थ पोल, नीचे वाला साउथ में है तो साउथ पोल। इन दोनों नॉर्थ और साउथ पोल पे सूरज की किरणें नहीं पहुंच पाती, सूरज की गर्मी नहीं पहुंच पाती, इसलिए ये जो यहाँ का टेम्परेचर रहता है वो थोड़ा कम रहता है, क्योंकि यहाँ पर ठंडक रहती है, गर्मी नहीं रहती, क्योंकि सूरज की किरणें नहीं जा पा रही। लेकिन जो इक्वेटर है, ये जो बीच की लाइन आपको देखने को मिल रही है ये वाली, यहाँ पर सूरज की डायरेक्ट किरणें पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर गर्मी अच्छी खासी होती है। तो पहले हम अनइवन हीटिंग इक्वेटर और पोल्स की ही देखने वाले हैं। You might have learned in geography that region close to equator get maximum heat from the sun. The air in this region gets warm. Geography में तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन अभी मैंने आपको रिपीट करके भी ये वाली बात बता दी कि इक्वेटर के पास के इलाकों को ज़्यादा सन की गर्मी मिलती है और इसलिए ये इलाके गर्म रहते हैं। और गर्म इलाकों में जो हवा होती है वो भी गर्म हो जाती है और गर्म होके ऊपर चली जाती है। तो जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, हवा गर्म होके ऊपर चली गई तो वो जगह कैसा हो गई, लोअर प्रेशर हो गया वहां पर एयर का, तो आसपास की जो ठंडी हवा है वो उस जगह को भरने के लिए आ जाएगी। तो मैंने जैसा कि आपको बताया और यहाँ पर फिगर भी बना हुआ है, ये जो बीच की लाइन है ये वाली, ये है इक्वेटर। इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा सूरज की किरणें पड़ती हैं, यहाँ की हवा गर्म हो जाती है, गर्म होके ऊपर चली जाती है। तो ये वाला जो ऊपर इधर का रीजन है और इधर का रीजन है, तो यहाँ की जो हवा होती है ऊपर साइड की हवा वो इक्वेटर की तरफ आती है, क्योंकि वो ठंडी हवा है। या फिर एक अलग लैंग्वेज में बोलना चाहो तो आप ये बोल सकते हो कि इधर नॉर्थ से और इधर साउथ से जो हवाएं हैं किस तरफ जाती हैं, इक्वेटर की तरफ। ऊपर में नॉर्थ, नीचे में साउथ, और अब नॉर्थ और साउथ से हवा किस तरफ जा रही है, इक्वेटर की तरफ जाती है, क्योंकि इक्वेटर की जो गर्म हवा थी वो तो ऊपर चली गई। अब ठंडी हवा नॉर्थ पोल और साउथ पोल के इक्वेटर की तरफ जाएगी। At the poles, the air is colder than at the latitude about 60 degree. The warm air at these latitude rise up and the cold wind from the polar region rushes to take its place. In this way, wind circulation is set up from the poles to the warmer latitudes as shown in figure 8.8. अब मान लो ये वाला जो लैटिट्यूड है और अगर ये वाला, इन दोनों को कंपेयर करें तो गर्म कौन सा होगा ज़्यादा, ये वाला, ठीक है, दिस वन, ये गर्म ज़्यादा होगा, तो इसकी हवा ऊपर चली जाएगी तो पोलर रीजन से हवा नीचे की तरफ आने लग जाएगी। हेली है, इसके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि चलो ठीक है, विंड्स नॉर्थ और साउथ पोल से इक्वेटर की तरफ आ रही हैं, ठीक है आ रही हैं, लेकिन आपने देखा होगा ये जो एरो बने हुए हैं इनका डायरेक्शन टेढ़ा है। ये डायरेक्शन टेढ़ा क्यों हो रहा है, देखो मान लो नॉर्थ से विंड आ रही है इक्वेटर की तरफ तो ऐसे सीधे सीधे आनी चाहिए, लेकिन आप देख रहे हो एरो ऐसे बने हैं और नीचे वाले एरो ऐसे बने हैं, तो टेढ़ी क्यों हो रही है, शायद ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अर्थ में रोटेशन होता रहता है। मतलब अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूमता भी तो रहता है। एक तो अर्थ ऐसे घूमता है कि पहले अर्थ यहाँ था, फिर अर्थ यहाँ पहुँच गया, फिर यहाँ ऐसे कर करके एक पूरा चक्र पूरा करता है। इसको तो हम रेवोल्यूशन कहते हैं। और जब अर्थ अपनी ही जगह पे घूमता है, जैसे अर्थ यही है लेकिन घूमता जा रहा है इस तरफ, जैसे एक लट्टू घूमता है उस प्रकार से, तो उसको हम रोटेशन कहते हैं। तो अर्थ के रोटेशन की वजह से ये जो हवाएं हैं इनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, थोड़ी सी ये अपनी जगह से मुड़ जाती हैं। जो हवा सीधी आनी चाहिए वो थोड़ी सी बेंड हो जाती हैं। इसको आप जब क्लास 9th में आओगे तो और अच्छे से पढ़ोगे, लेकिन तब आप इस चीज को साइंस में नहीं ज्योग्राफी के अंदर पढ़ोगे, ठीक है। आगे देखेंगे अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। सो यहाँ हम देख रहे हैं अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। इसका क्या मतलब है कि पानी और जो ज़मीन है उसकी जो हीटिंग है वो बराबर नहीं होती है, अनइवन होती है, कहीं ज़्यादा और कहीं कम होती है, ठीक है। सो हमने पढ़ा था चैप्टर 4 में लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के बारे में। इन समर near equator the land warms up faster and most of the time the temperature of the land is higher than that of water in the oceans.
मैं ड्रॉ करके बताऊं? अच्छा, वैसे भी इसमें अर्थ तो बना ही हुआ है, तो मैं बस पेन ले लेती हूँ, थोड़ा सा आपको कलर करके बता दूंगी। देखिए, ये हमारा आपको दिख रहा है अर्थ बना हुआ है, दिख रहा है आपको अर्थ, ठीक। अब इस अर्थ में आपको पता है जो ये बीच की लाइन होती है ये वाली, दिस इज कॉल्ड इक्वेटर, ये इक्वेटर है। और जब समर होता है, गर्मी का टाइम, तब इक्वेटर पे क्या होता है, सूरज की वैसे भी डायरेक्ट किरणें पड़ती हैं और समर में और भी ज़्यादा गर्मी ज़्यादा होती है। तो जो इक्वेटर पे कंट्रीज़ हैं वहाँ की जो ज़मीन है वो जल्दी गर्म हो जाती है, ज़मीन जल्दी गर्म हो जाती है और ज़्यादातर टाइम वहाँ का जो टेम्परेचर है ज़मीन का वो गर्म ही रहता है कि नहीं। गर्मियों के टाइम में हमारा जो छत होती हैं वो भी गर्म रहती हैं। अगर हम लोग फर्श देखें तो वो ऐसा लगता है उसमें से भी गर्माहट निकल रही है ना। अगर कंपेयर किया जाए इक्वेटर में के इलाकों में, जो समुद्र का एरिया होता है उसको, पानी वाला एरिया जो होता है वो ठंडा होता है कि नहीं। इसलिए जो मुंबई वगैरह में रहने वाले लोग हैं अक्सर समुद्र के पास जाना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ ठंडी ठंडी हवा चलती है, ठीक है। द एयर ओवर द लैंड गेट्स हीटेड एंड राइज अप। समझो कि ये जो मैंने एक बाउंड्री बना दी, ये जो ग्रीन कलर से मैं शेड कर रही हूँ ये तो जमीन है, ग्रीन ये समझ लीजिए, यहाँ घास उगी है, ये है जमीन, ठीक। अब मैं दूसरी साइड लूंगी ब्लू कलर और ब्लू कलर से मैं बना देती हूँ पानी, जस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग ओनली, ठीक है। अब एक कलर और लेती हूँ जिससे बाकी चीजें थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर सकूं मैं। क्या होता है कि जो हमारा जमीन है ये गर्म रहता है और ज़्यादातर गर्म रहता है कंपैरिजन पानी के, ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ज़मीन के ऊपर की जो हवा है ये गर्म होके कहाँ चली जाएगी, ऊपर। ये मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, पहले की एक्टिविटीज से क्लियर है कि जब हवा गर्म हो जाती है तो वो कहाँ चली जाती है, ऊपर चली जाती है। जब इस एरिया की हवा ऊपर चली गई, ज़मीन की हवा जो थी वो तो ऊपर चली गई, तो जो हवा यहाँ पर है ओशियन में वो हवा कहाँ जाएगी, जमीन की तरफ जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ जगह खाली हो गई, यहाँ की हवा तो कहाँ चली गई, ऊपर। जमीन की हवा गर्म होके ऊपर चली गई, जगह खाली हो गई, तो ओशन की तरफ से जो हवा है वो जमीन की तरफ आएगी। और इन हवाओं को हम क्या कहते हैं, तो इन हवाओं को हम मॉनसून विंड कहते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको, इन हवाओं को हम कहते हैं मॉनसून विंड। और हमारे यहाँ हम बचपन में सिखाते हैं कि रेनी सीजन नाम का एक सीजन होता है, समर विंटर एंड रेनी, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो बेटा तो इसको रेनी ना बोल के मॉनसून बोलते हैं हम, कि मॉनसून आ गया। ये जो मॉनसून शब्द है ये दूसरी भाषा का है, हिंदी या इंग्लिश का नहीं है, ये अरेबिक भाषा का शब्द है। अरेबिक भाषा में जो मौसम शब्द है ना उससे बनाया गया है ये मॉनसून शब्द, ठीक है। और मौसम का मतलब तो आप जानते हैं सीजन, हम आमतौर पे बोल देते हैं मौसम और सोचते हैं कि जो मौसम शब्द है वो हिंदी भाषा का शब्द है, लेकिन मौसम शब्द हिंदी भाषा का शब्द नहीं है, मौसम शब्द है अरेबिक भाषा का शब्द, और मौसम शब्द से ही मॉनसून शब्द बनाया गया है, ठीक है। तो अब समर की तो बातें हमने कर ली, विंटर के टाइम पे क्या होता है ये देखेंगे। So in winter, the direction of wind flows gets reversed. It flows from land to the ocean. समर का आप समझ गए, समर में क्या हो रहा था, जो लैंड की हवा थी वो ज्यादा गर्म होके ऊपर चली गई, जगह खाली हो गई, तो समुद्र से हवा जमीन की तरफ आ गई। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था कि समुद्र से जमीन की तरफ आ रही है, यानी ओशियन से लैंड की तरफ आ रही है। अब उल्टा हो जाएगा, अब हो जाएगा लैंड से ओशियन की तरफ हवा आएगी, ठीक है। विंटर में क्या हो जाता है, लैंड से ओशियन जाती है, मतलब उल्टा होता है। आप ऐसा करो, सिर्फ समर का याद रखो और उसका जस्ट उल्टा कर देना विंटर में। रहा है कि हम जो उनका मतलब बूझो का कहने का मतलब है कि जो ये विंड्स हैं ये हमारे लिए क्या करती हैं, तो बेटा विंड्स हमारे लिए ओशन से होते हुए पानी लेके आती हैं और फिर उस पानी से बारिश करती हैं। और ये जो बारिश होती है ये एक वाटर साइकिल का पार्ट है, हम छोटी क्लासेस से वाटर साइकिल पढ़ते आ रहे हैं। ज़्यादातर लोगों को बारिश काफ़ी पसंद आती है, जब बादल बारिश करते हैं तो वो काफ़ी खुश हो जाते हैं।
हमारी कंट्री के जो किसान हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादातर अगर बात की जाए तो बारिश पे ही डिपेंड होते हैं अपनी फसल के लिए। और बहुत सारे जो लोकगीत हैं वो भी बादल, बारिश, इन सब पे बनाए जाते हैं, क्योंकि लोग खुश होते हैं जब बारिश होती है। बारिश अच्छी होती है तो फसल भी अच्छी होती है, बारिश नहीं होती है तो फसल खराब हो जाती है। अगर अनाज ही नहीं होगा तो हमारी पूरी इकोनॉमी भी खराब हो सकती है, बिकॉज हम क्या खाएंगे। और पहले तो हमारी जो इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड हुआ करती थी, तो इसीलिए पुराने ज़माने में काफ़ी सारे लोकगीत बनाए गए थे क्लाउड्स और रेन पे। लोग बाग गाते थे, इंजॉय करते थे अपने दोस्तों के साथ। अगर तुम्हें कोई गाना याद है बादल के ऊपर तो तुम बता सकते हो। मैं यहाँ आपको एक बताने वाली हूँ जो किताब में दिया है। तो इस ब्लू बॉक्स में ये एक पोएम दी गई है, गाना टाइप का दिया हुआ है, बारिश के ऊपर आप पढ़ लीजिएगा। और हमारे बॉलीवुड में भी काफ़ी सारे गाने हैं जो बारिश और बादल के ऊपर हैं, जैसे बरसो रे मेघा मेघा, इस तरह के बहुत सारे गाने हैं। ठीक है, अब देखिए, हाउएवर इट इज़ नॉट ऑलवेज हैप्पी एंडिंग, रेन्स ऑफन क्रिएट प्रॉब्लम्स। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बारिश के आने से किसान खुश होते हैं और बहुत और भी लोग खुश होते हैं कि बारिश आ गई, बारिश आ गई। लेकिन कई बार ये बारिश बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी लेके आती है। क्या आप कुछ प्रॉब्लम्स बता सकते हो? क्या आप डिस्कस कर सकते हो कि वो क्या प्रॉब्लम्स होती होंगी? उन प्रॉब्लम्स के कारण और उन प्रॉब्लम्स के जो सॉल्यूशन है आपको डिस्कस करने हैं अपनी क्लास में, अपने पेरेंट्स के और टीचर्स के साथ। यहाँ भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो उन प्रॉब्लम्स को। देखो, इस नेचर में, इस कुदरत के अंदर काफ़ी सारे ऐसे सिचुएशन हैं जो कभी कभी हमारे लिए डिज़ास्टर हो जाती है, ख़तरनाक हो जाती है, और हमारी जो लाइफ है, ह्यूमन लाइफ हो या पेड़ पौधों की ज़िंदगी हो या फिर जानवरों की ज़िंदगी हो, इसको खतरा पहुंचा सकती हैं। अब हम कुछ ऐसे ही सिचुएशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला है थंडर स्टॉर्म और दूसरा है साइक्लोन्स। देखो, थंडर स्टॉर्म कैसे इलाकों में होता है? तो थंडर स्टॉर्म जो आते हैं वो इंडिया जैसे इलाकों में होते हैं जहाँ पर गर्मी भी हो, है ना, और क्या हो, ह्यूमिड एरिया भी हो, मतलब थोड़ा गीला एरिया भी हो, वहाँ पर हमें थंडर स्टॉर्म्स देखने को मिलते हैं। मतलब बिजली का कड़कना वगैरह, तेज तेज लाइटनिंग होना। अब क्या होता है, क्योंकि इन इलाकों में टेम्परेचर हाई होता है, गर्मी की वजह से सूरज की किरणें पड़ती हैं तो टेम्परेचर हो जाता है हाई। मैं थोड़ा सा पेन लेती हूँ, एक सेकेंड। देखो, मान लो ये वाला जितना भी पोर्शन है ना इस साइड के पेज का, ये अपना गर्म इलाका है ना, जहाँ पर थंडर स्टॉर्म्स देखे जाते हैं, इंडिया का इलाका है। तो यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। मान लो इस एरिया में टेम्परेचर ज़्यादा है, धूप अच्छी तेज पड़ रही है, तो क्योंकि मैं आपको पहले से भी बताती आ रही हूँ कि जब धूप तेज पड़ेगी तो यहाँ की हवा गर्म होकर कहाँ चली जाएंगी? ऊपर चली जाएंगी। अब ये जब हवा ऊपर ऊपर जाएंगी तो ओशियन भी तो होता है, इंडिया के आसपास ओशियन भी है। अब जब ये ऊपर जाती हैं तो अपने साथ पानी की कुछ बूंदें लेके जाती हैं, हवाएं जब ये ऊपर जा रही हैं तो अपने साथ पानी की कुछ बूंदें लेके जाती हैं, और ये पानी की बूंदें ऊपर जाने के बाद फिर नीचे भी गिरती हैं। तो जब ये पानी की बूंदें नीचे गिरेंगी, ठीक है, पानी की बूंदें तो नीचे गिरेंगी और हवा ऊपर जाएंगी। जब ये सारी चीजें होती हैं ना तो क्या होता है, हमें बिजली चमकने जैसा लगता है और तेज साउंड आती है, आवाज आती है, जिससे आप बचपन में डर जाते होगे कभी कभी, है ना। तो लाइटनिंग और साउंड की आवाज तब आती है जब गर्म हवा ऊपर जाती है और अपने साथ ली जाने वाली जो वाटर की ड्रॉपलेट्स है वो नीचे गिरती हैं। जब ये चीजें एक साथ होती हैं तो लाइटनिंग और साउंड की इफेक्ट देखने को मिलता है। और इसके बारे में डिटेल में आप पढ़ोगे जब आप थोड़े बड़ी क्लास में आ जाओगे, ठीक है। तूफान आया है और तूफान के साथ क्या हो रहा है, बिजली भी कड़क रही है, तो हमें कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? डू नॉट टेक शेल्टर अंडर एन आइसोलेटेड ट्री। इफ यू आर इन अ फॉरेस्ट, टेक शेल्टर अंडर अ स्मॉल ट्री। डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड। तो कभी भी आप अगर मान लो बिजली कड़क रही है, जंगल में फंस गए, तो जो छोटा पेड़ है उसके नीचे आपको जाना चाहिए, कभी भी जमीन पर नहीं लेटना चाहिए।
डू नॉट टेक शेल्टर अंडर अ अम्ब्रेला विद अ मेटेलिक एंड। अगर आपके छाते का जो डंडी टाइप की होती है वो लोहे की या मेटल की बनी है तो उसको नहीं पकड़ना चाहिए, अदरवाइज आप पे भी बिजली गिर जाएगी। डू नॉट सिट नियर अ विंडो, ओपन गैरेजेस, स्टोर शेड्स, मेटल शेड्स आर नॉट सेफ प्लेसेस टू टेक शेल्टर्स। तो कुल मिला के आपको मेटल से दूर रहना। अगर आप घर पर भी हो तो विंडो के पास नहीं बैठना है, गैरेजेस में नहीं बैठना है, ठीक है। तो ऐसी कोई जगह पे नहीं बैठना है जहां पर मेटल का भी यूज हो, और ये जो खुली चीजें होती हैं ये भी सेफ नहीं होती हैं। इवन कार और जो बस होती हैं वो अगर आप बोला जाए तो सेफ प्लेस हो सकती है हमारे शेल्टर के लिए। अब आपको लग रहा होगा ये भी तो कहीं ना कहीं मेटल की बनी रहती है, लेकिन अभी आप क्योंकि क्लास 7 में हैं आप इन चीज़ों को बस ग्रास्प कर लीजिए, रट लीजिए थोड़ा सा। फिर हम जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको अंतर पता पड़ेंगे इन सारी चीज़ों के। अगर मान लीजिए जब बिजली कड़क रही है और आप पानी के अंदर हैं तो आपको क्या करना होगा, बाहर तुरंत निकलिए पानी से और तुरंत एक बिल्डिंग के अंदर जाइए। पानी में रहना भी काफी खतरनाक होगा, ठीक। हाउ अ थंडर स्टॉर्म बिकम्स अ साइक्लोन। अब हमने देख लिया था कि थंडर स्टॉर्म कैसे बनता है, लेकिन अभी थंडर स्टॉर्म से साइक्लोन कैसे बनता है ये अब हम यहाँ पर देखेंगे। हम सब ये जानते हैं कि जब हमें पानी से भाप बनाना होता है यानी वेपर बनाना होता है तो क्या करते हैं, हम पानी को गर्म करते हैं यानी कि हीट देते हैं कि नहीं। मान लीजिए आपने पानी उबालने के लिए रखा और लगातार अगर आपकी गैस चलती ही जाएगी, आप सही टाइम पे बंद नहीं करोगे तो एक टाइम क्या आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके बर्तन में पानी ही नहीं बचेगा, यानी वो पानी कहाँ गया, वो पानी भाप बन के पूरा उड़ गया। इसका मतलब ये है कि वाटर जब अगर लिक्विड हो तो लिक्विड से उसको वेपर बनाने के लिए हीट लगती है ना, यानी कि हीट लगती है। तो अगर मानो हम दोबारा से जो वेपर है उसको ठंडा कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं, उससे लिक्विड बना रहे हैं, तो क्या हीट निकलेगी फिर दोबारा से? क्या आपको ऐसा कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंस पता है जो ये बताए कि जब हम वेपर को ठंडा करेंगे और उससे क्या निकालेंगे, वेपर से पानी बनाएंगे, तो जो हीट पहले लगी थी वो हीट वापस निकलेगी? चलिए इसको देखते हैं। देखो क्लाउड्स बनने से पहले क्या होता है, क्लाउड बनने से कैसे क्या होता है पहले कि जो वाटर होता है वो एटमॉस्फेयर की सारी हीट को ले लेता है और हीट को लेने के बाद पानी वेपर में चेंज हो जाता है, ठीक है। यही तो हम अभी पढ़ रहे थे पहले। एटमॉस्फेयर में हमारे वातावरण में जितनी भी हीट है ना उसको पानी ले लेगा और फिर कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में और बन जाएगा क्या, क्लाउड। लेकिन जब बारिश होती है तो यही जो वेपर हैं क्लाउड के ये दोबारा से लिक्विड होते हैं, पानी ही तो बरसता है, भाप थोड़ी ना बरसती। तो जो ये पानी बरसता है एक रेन ड्रॉप के फॉर्म में, ठीक है, तो ये अपने साथ हीट भी रिलीज करता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर के अंदर ये क्या करता है, हीट भी रिलीज करता है। और जो ये हीट है एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही है ये आसपास की एयर को, हवा को गर्म करेगी और जब हवा गर्म होगी तो वो ऊपर उठेगी। ये हम पहले से ही पढ़ के आ रहे हैं, जब हवा गर्म हो जाती है तो वो ऊपर उठ जाती है और जिस पोर्शन की, जिस इलाके की हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाती है उस जगह पे प्रेशर कम हो जाता है यानी कि लो प्रेशर हो जाता है ना। अब जो आसपास की सारी हवा है वो उस पॉइंट पे जाके भागने की कोशिश करेगी और ऐसे में क्या होता है, तूफान आ जाता है और वो जगह तूफान का सेंटर बन जाता है। मैं एक बार आपको, वैसे तो मेरी ड्राइंग इतनी बेटा अच्छी है नहीं बिकॉज मैं एक आर्ट टीचर नहीं हूँ, लेकिन मैं ज़रूर कोशिश करूँगी। सपोज करो ये बादल है, ठीक है, इन्होंने करी वर्षा। अब वर्षा तो करी इन्होंने, लेकिन इसके साथ साथ क्या हो गया कि हीट को हम येलो कलर से दिखाते हैं, आसपास हीट भी निकल गई, ठीक है। अब इस हीट ने क्या किया कि आसपास की एयर को भी गर्म कर दिया। अब जब एयर गर्म हो गई, अब हम रेड कलर लेंगे, अब एयर गर्म हो गई तो ये जो नीचे का इलाका था यहाँ की एयर अब हो जाएगी ऊपर, क्योंकि यहाँ की एयर गर्म हो गई और गर्म एयर हो जाती है ऊपर, ये एयर तो चली गई ऊपर। तो ये वाला जो नीचे का एरिया ये खाली हो गया। तो आसपास की जो अब हवाएं हैं, मान लो यहाँ की जो हवाएं है वो दौड़ के जाएगी इधर आने और यहाँ की हवा भी आएगी, यहाँ की हवा भी आएगी, क्योंकि यहाँ का प्रेशर हो गया लो और हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो इधर उधर से सारी जो हवा है यहाँ आएगी,
दौड़ के रश करके आएगी। देखो यहाँ पर लिखा है ना नीचे, रश करके आएगी मतलब भागा दौड़ी मच जाएगी हवा में। तो ये जो बीच का सेंटर पॉइंट है ना, ये वाला, ये बन जाएगा आपका सेंटर किस चीज का, तूफान का सेंटर, स्टॉर्म का सेंटर बन जाएगा ये। यहाँ तक आपको आई थिंक बात सारी क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे देखते हैं। देखिए, this cycle is repeated. The chain of event ends with the formation of very low pressure system with very high speed winds revolving around it. अब क्या होगा, ये वाला जो प्रोसेस है बार बार होगा, मतलब बारिश होगी, बारिश के साथ क्या होगा, हीट निकलेगी, वो हीट इलाके की जो हवा है उसको गर्म करेगी, गर्म हवा ऊपर चली जाएगी, गर्म हवा ऊपर चली गई तो नीचे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। अब लो प्रेशर एरिया बन गया तो आसपास की हवा दौड़ के भाग के आएंगे इस एरिया को कवर करने के लिए, और जब ऐसा होगा तो ये सेंटर बन जाएगा तूफान का। ये चीज होती रहेगी, हवा काफी तेज तेज चलेंगी और ये बन जाएगा हमारा सेंटर। ठीक, सेंटर बन गया। और इसी वेदर कंडीशन को हम साइक्लोन कहते हैं बेटा, हिंदी में चक्रवात कहते हैं, जो आए दिन हम न्यूज में सुनते रहते हैं कि हमारे यहाँ कभी मुंबई में हिट कर रहा है, कभी हमारे बंगाल साइड में, उड़ीसा साइड में हिट कर रहा है, और लाखों लोगों को की जान पे ये आ जाता है, तबाही मचाता है, बिल्डिंग्स को तोड़ देता है, काफी डिस्ट्रक्शन करता है। ठीक है, फैक्टर्स लाइक विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन। अब आप खुद ही सोचो ना कि साइक्लोन अगर होना है, साइक्लोन बनने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। एक तो विंड का डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में विंड आ रही है, इसी डायरेक्शन में आनी चाहिए थी ना, जो सेंटर बनना है। टेम्परेचर बहुत जरूरी है, अगर टेम्परेचर हाई नहीं होगा तो उस जगह की जो विंड्स है वो ऊपर नहीं जाएंगी, बाकी विंड्स फिर सेंटर की तरफ नहीं आएंगी। सही बात है। ह्यूमिडिटी भी होनी चाहिए, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ये उन्हीं इलाकों में ये सारी चीजें होती हैं जहाँ के इलाके गर्म भी होते हैं, उसके साथ साथ ह्यूमिडिटी भी होती है वहां पर, क्योंकि अगर ह्यूमिडिटी नहीं होगी तो जो हवा है उसके साथ ड्रॉपलेट्स ऊपर ही नहीं जाएंगे, जो मैंने आपको थंडर स्टॉर्म में बताया था ना कि ड्रॉपलेट्स ऊपर ही नहीं जाएंगे। आगे बात क्लियर। अब थोड़ा सा जो हमने साइक्लोन समझा है उसके स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं। ब्लू बॉक्स को हमें नहीं मतलब अनदेखा नहीं करना है। जो सेंटर अभी यहाँ पर बना था ना, मैंने आपको बताया था, जो सेंटर बन गया था वो काम एरिया होता है, इसलिए कभी भी अगर मान लो आप चक्रवात में फंस गए तो आपकी जान बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, लेकिन अगर आप सेंटर एरिया में हो तो आपको कुछ भी नहीं होगा। ये थोड़ा सा शांत एरिया होता है, इसके आसपास हवाएं घूमती हैं और थोड़ी बहुत हवा तेज नहीं होती बेटा, घर उड़ जाते हैं बुरे के बुरे, बहुत हाई स्पीड होती है इन विंड्स की। तो इसको आई कहते हैं स्टॉर्म की। ठीक है, और एक जो बड़ा साइक्लोन आता है ना वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है, कम से कम 10 to 15 किलोमीटर हाई होता है, और उसका जो डायमीटर होता है वो 10 to 30 किलोमीटर होता है। किलोमीटर समझ रहे हो, एक गांव से दूसरे गांव तक इतना लंबा। देखो मैं आपको बताती हूँ डायमीटर क्या होता है, अभी शायद आपने मैथ्स में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। देखो ये सर्कल है, ठीक है, तो सर्कल का इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर हम लोग नापेंगे तो इसको बेटा डायमीटर कहते हैं। डायमीटर का आधा होता है रेडियस, यानी इधर सेंटर से इतना इतना। डायमीटर को आप सिर्फ ऐसे नहीं, यहाँ से यहाँ भी नाप सकते हो या फिर यहाँ से यहाँ भी नाप सकते हो, मतलब एक साइड से दूसरी साइड तक अगर आप सीधी लंबी सी लाइन खींचते हो तो वो एक डायमीटर होता है, लेकिन वो सेंटर पे से होके जानी चाहिए। ठीक, क्लियर हो गया आपको। तो उसका डायमीटर इतना बड़ा है, 10 से 30 मीटर नहीं है, किलोमीटर है ना। सोचो, इट इज अ रीजन फ्री ऑफ क्लाउड्स एंड हैज अ लाइट विंड्स। अराउंड दिस calm and clear eye there is a cloud region of about 150 किलोमीटर in size। जो मतलब बीच का इलाका होता है ना आई वाला सेंटर का, वहां पर 150 किलोमीटर के रीजन में क्या होते हैं, क्लाउड्स होते हैं, हाई स्पीड विंड्स होती हैं इसके आसपास, जो आसपास का इलाका है, और बहुत हैवी रेन होती है। Away from this region, the wind speed gradually decrease. The formation of a cyclone is a very complex process. A model is shown in figure 8.11. तो दरअसल यहाँ पर क्या है कि आप क्लास 7 में हो, इसलिए थोड़ा आपको ना आराम से समझाने की कोशिश की गई है, अदरवाइज
ये जो चक्रवात बनते हैं या वेदर की कोई भी कंडीशन होती है जनरली बहुत टिपिकल होती है, हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे ही। अभी के लिए इतना ही समझ लो, जितना मैंने बताया यही आपके लिए बहुत ज़्यादा है। और शायद एक बार में आपको समझ में ना आए तो वीडियो को रिवर्स कर करके बार बार समझना, ठीक है। ये देखिए फिगर 8.11 में इस प्रकार से बनता है ये साइक्लोन। आपके लिए फिगर थोड़ा टिपिकल हो गया, जो मैंने बनाया था वो ज़्यादा आपके लिए इजी था आई थिंक, है ना। देखो ये होती है सेंटर। अगर हम यहाँ पर हैं तो हमें कुछ नहीं होगा, आसपास के एरिया अगर हम हैं तो हम नहीं बच पाएंगे फिर, क्योंकि हवाओं की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक। ये देखो फिगर 8.12 यहाँ पर क्या हो रहा है, द इमेज ऑफ आई ऑफ अ साइक्लोन, मतलब समुद्र के बीच में, मतलब ऊपर से सैटेलाइट से पिक्चर ली गई है, कुछ इस प्रकार सा दिखता है। राइजिंग वाटर कॉज्ड बाय अ साइक्लोन, देखो पानी एकदम ऐसे उठ रहा है ऊपर तक, और ये पानी उठ के कहाँ आ जाता है, ऐसे एरियाज में आ जाता है जहाँ पर लोग रह रहे हैं कॉलोनीज में, तो फिर उनको दिक्कत होती है, बहुत डिस्ट्रक्शन करता है बेटा। बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं, देखने को मिले हैं, ठीक। ओके, आगे देखेंगे डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन। साइक्लोन क्या क्या तबाही लेके आता है लोगों के लिए, वो चीज़ अब हम देखने वाले हैं। साइक्लोन्स कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव, स्ट्रॉन्ग विंड्स पुशेस water towards the shore even if the storm is hundreds of kilometers away। बहुत तबाही लेके आता है, जिंदगी खत्म कर देता है, लाखों लोगों की जान जाती है हर साल बिकॉज ऑफ साइक्लोन। तो ये क्या करता है, अगर साइक्लोन मान लो समुद्र में बहुत दूरी पर भी आया है ना बेटा, किलोमीटर्स अवे भी आया है ना, फिर भी ये इतनी स्ट्रॉन्ग हवाएं होती हैं, इतनी ज़्यादा कि वो पानी को ढकेल देती हैं ज़मीन की तरफ, और वो पानी कहाँ घुस के आ जाता है, ज़मीनी इलाकों में आ जाता है, और लोगों के घर में भी चला जाता है, बिल्डिंग्स टूट जाती हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। ये पहले इंडिकेशंस होते हैं कि साइक्लोन आने वाला है। जब तेज़ तेज़ हवा चल रही होती हैं तो हमें इंडिकेशन मिल जाता है कि भाई साइक्लोन आ रहा है, समझ जाओ। द वाटर वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द विंड आर सो पावरफुल दैट अ पर्सन कैन नॉट ओवरकम देम। समझ रहे हो, ये जो वाटर वेव्स बनती है ना विंड की वजह से, इनमें हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, हम लोग खड़े नहीं हो पाएंगे, उड़ा के ले जाएंगे हमको पानी और विंड। अब लो प्रेशर एरिया जो आई में बन गया था वो क्या करता है, वो पानी को ऊपर उठाता है ना। और जब पानी इतनी हाई स्पीड से ऊपर जाता है, कम से कम 3 से 12 मीटर ऊपर जाता है, तो ऐसा लगता है जैसे पानी की एक दीवार बन गई हो, ठीक है। और ये किसकी तरफ आती है, फिर किनारे की तरफ आती है। तो जो भी एरियाज सिटीज किनारे पे होते हैं, समुद्र तट पे होते हैं, उनको काफ़ी नुकसान होता है। इसलिए मुंबई, उड़ीसा, बंगाल, इनमें हम हर साल सुनते हैं कि इतनी तबाही हो गई साइक्लोन की वजह से, इतनी तबाही हो गई, और हर साल साइक्लोन का नाम अलग अलग होता है। As a result, sea water enters the low-lying coastal area, causing serious loss of life and property. It also reduces the fertility of soil. देखो ये ज़मीन तो खराब करता ही है, लोगों की जान चली जाती है, उसके साथ साथ जिस एरिया में पानी घुस आता है वहाँ की ज़मीन बेकार हो जाती है, मतलब उसमें फिर कुछ उग नहीं पाता, इतनी बेकार हो जाती है। लगातार जो बारिश होती रहती है उसकी वजह से भी क्या होता है, बाढ़ जैसी सिचुएशंस हो जाती हैं। तो मतलब एक सिर्फ साइक्लोन की वजह से बहुत सारी दिक्कत हो रही है, तबाही भी मच रही है, बाढ़ भी आ रही है, बारिश ऊपर से हो रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ये जो हाई स्पीड विंड्स होती हैं ये अपने साथ साइक्लोन लेके आती हैं, इस सब की वजह से घर टूट जाते हैं, टेलीफोन लाइंस में प्रॉब्लम आ जाती है, जो मतलब हमारा पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम्स होता है, तार, इलेक्ट्रिसिटी सब डैमेज हो जाता है, पेड़ गिर जाते हैं, लाइफ और प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा खतरा होता है इस सब की वजह से। A cyclone is known by different names in different parts of the world. जो साइक्लोन होता है ना, इसे अलग अलग देश में अलग अलग नाम से जानते हैं। हमारे यहाँ तो इसको साइक्लोन कहते हैं। अगर बात करी जाए अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, मतलब जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है वहाँ इसको हरिकेन कहा जाता है, और फिलीपींस और जापान में इसको टाइफून कहा जाता है, याद रखिएगा। रीजन्स नियर द इक्वेटर वेयर साइक्लोन फॉर्म साइक्लोन्स वर्ल्ड वाइड फिनोमेना। देखो ये वो रीजन्स हैं आसपास के जहाँ पर साइक्लोन होता है। तो देखो ये अपना इंडिया है यहाँ पर,
तो इंडिया के भी इन इलाकों में साइक्लोन काफ़ी होता है। फिर ये अफ्रीका है, इंडियन ओशियन में भी साइक्लोन आता है, इन इलाकों में आता है। अब यहाँ हरिकेन क्यों लिखा है? क्योंकि ये अमेरिका है इसलिए हरिकेन लिखा है यहाँ पे। अब हम टोरेंडोज के बारे में पढ़ेंगे। टोरेंडोज क्या होते हैं? इन आवर कंट्री दे आर नॉट वेरी फ्रीक्वेंट। अ टोरेंडो इज अ डार्क फनल शेप्ड क्लाउड दैट रीचेस फ्रॉम द स्काई टू द ग्राउंड। तो जो हमारी एरिया होता है ना, हमारी कंट्री है ना, यहाँ पर हमें टोरेंडो नहीं देखने को मिलते हैं। इतने क्या ना के बराबर ही देखने मिलते हैं। इसमें क्या होता है, एकदम काले काले बादलों का घेरा बन जाता है फनल की तरह। फनल देखी आपने? मैं बना के दिखाती हूँ। कीप टाइप की होती है ना, इस प्रकार का ना बादलों का ऐसे घेरा बन जाता है। और इसके अंदर क्या होता है, स्काई से ग्राउंड तक आ जाता है। एंड ज़्यादातर जो टोरेंडो होते हैं वो ज़्यादा खतरनाक नहीं होते हैं, लेकिन अगर कोई खतरनाक टोरेंडो आ गया तो उसकी स्पीड होती है कम से कम 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है। मतलब 1 घंटे में 300 किलोमीटर का रास्ता तय कर लेता है। और साइक्लोन्स के अंदर ही टोरेंडो आते हैं, ये भी याद रखना। द होल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज वल्नरेबल टू साइक्लोन्स, पर्टिकुलरली द ईस्ट कोस्ट। जो हमारी पूरी ये जो जैसे मान लो ये इंडिया है ना, तो ये तीनों साइड से नीचे पानी से घिरा हुआ है, चाहे फिर ये वाली साइड हो, ये वाली साइड हो और ये वाली साइड हो, तो ये काफ़ी वल्नरेबल है। मतलब यहाँ पर सेंसिटिव इलाका है, यहाँ साइक्लोन्स आते रहते हैं। और स्पेशली सबसे ज़्यादा साइक्लोन्स अपने ईस्ट वाले साइड में आते हैं, बे ऑफ बंगाल में आते हैं। थोड़ा सा इस साइड में वेस्ट कोस्ट पे कम आते हैं, लेकिन अभी हमने देखा है पिछले कुछ साल में वेस्ट कोस्ट पे भी काफ़ी सारे साइक्लोन्स आए हैं। अगर बात करी जाए इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स की, तो हमें क्या करना चाहिए, उससे पहले हम ज़रा ये टोरेंडो के बारे में पढ़ते हैं कि अगर टोरेंडो आ जाए, मान लो ऐसे कुछ बादलों का घेरा आ जाए आसपास, तो हमें क्या करना चाहिए। देखो, डायमीटर जो होता है टोरेंडो का वो कितना हो सकता है, काफ़ी स्मॉल हो सकता है, मीटर जितना हो सकता है, या फिर बड़ा भी हो सकता है 1 किलोमीटर जितना। और फनल जैसा बना लेता है जिसके अंदर धूल, मिट्टी, कंकड़, पत्थर ये सारे आ जाते हैं और उसके इर्द गिर्द घूमने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि उस जगह पे लो प्रेशर बन चुका था। अब क्या होता है, हियर आर फ्यू अकाउंट्स। अगर मान लो आपके पास टोरेंडो आ गया और अगर आप जीना चाहते हो, बचना चाहते हो, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, वो आपको कैसे पता पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक सर्वाइवर है जो टोरेंडो में एक बार फंस गया था, तो उसने बताया है। डिस्कवरी चैनल यंग डिस्कवरी सीरीज से हमने निकाला है। अब वो बंदा क्या बता रहा है, आई सॉ द क्लाउड कमिंग एंड ट्राइड टू टेक शेल्टर इनसाइड, बट एज सून एज आई रीच्ड फॉर द डोर नॉब द हाउस टुक ऑफ इनटू द स्काई, आई वाज नॉट हर्ट एट ऑल। ये कह रहा है कि जैसे ही मैंने देखा कि टोरेंडो आ रहा है, तो मतलब एक बादल मेरी तरफ आ रहा है, तो मैं घर की तरफ गया शेल्टर लेने, लेकिन जैसे ही मैं डोर नॉब तक पहुंच पाता, तभी क्या हुआ, मेरा घर ही उड़ गया स्काई में, लेकिन मुझे कोई चोट नहीं लगी थी। और आफ्टर द स्टॉर्म वी हैड टू क्लीन द डेब्रिस फ्रॉम द wheat field. We picked up splintered boards and tree branches as well as dead chickens with their feathers blown off, and rabbits looked like they had been skinned. अब जैसे ही तूफान थमा, तो हम जो भी कचरा हो गया था अपने फील्ड का, उसको साफ करने के लिए निकले। हमारे रैबिट्स मर गए थे, चिकन्स मर गए थे, ये सारी चीज़ें जो भी हो गई थी, फैल गया था सामान, ट्री की टहनियाँ वगैरह, इस सबको साफ करने के लिए निकले। तब क्या हुआ, अ टोरेंडो शेल्टर इज अ रूम सिचुएटेड डीप इनसाइड ऑन अंडरग्राउंड हैविंग नो विंडोज, और अदरवाइज इट इज़ अ बेटर टू शट विंडोज एंड टेक शेल्टर्स अंडर अ टेबल। ये बोल रहा है कि अगर टोरेंडो आता है तो आपको क्या करना है कि ज़मीन के अंदर जहाँ पर, या ऐसी जगह जहाँ कोई भी विंडो नहीं है, वहाँ आपको शेल्टर लेना है। या फिर आपके घर में विंडोज़ हैं तो उनको बंद करना ही आपके लिए अच्छा होगा। किसी टेबल के नीचे आप घुस जाइए जहाँ पर डेब्री नहीं आ सकती है। और सबसे अच्छा, जैसे ये लड़का है ना, अपने सिर को, घुटने को ऐसे मोड़ के बैठ गया है, इस तरीके से आप बैठ सकते हो। अब हम इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स देख लेते हैं कि कभी इस तरह के तूफान हमारे यहाँ इलाके में आ गए तो हम क्या करेंगे। साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सरफेस, ये हो सकता है कि जो भी वेदर फोरकास्ट होते हैं वो हमें तुरंत बता दें, ठीक है। और फिर वो वेदर फोरकास्ट जो भी गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं जो सी पोर्ट के पास रहती हैं ना,
समुद्र के पास होती हैं उनको बता दें, जो भी फिशरमैन फिशिंग करने जाते हैं समुद्र में, शिप्स जो भी हैं उन सबको बता दें, जनरल पब्लिक है मान लो घूमने फिरने गए तो उनको बता दें। हम क्या कर सकते हैं, साइक्लोन शेल्टर्स बना सकते हैं उन एरियाज में जहाँ पर साइक्लोन आते रहते हैं, सो दैट जो भी लोग वहाँ पर घूम रहे होंगे वो तुरंत आके वहाँ पर छुप सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं। एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल, अब लोग क्या कर सकते हैं, तो वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग इशूड बाय मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट थ्रू टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर। कई बार ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझते नहीं है, सुनते नहीं है और फिर फंस जाते हैं जाके। अगर टीवी रेडियो में अनाउंसमेंट हो रही है कि चक्रवात आ सकता है तो भाई अपनी जान पे मत खेलो और सुनो कि वो क्या बोल रहे हैं। We should make necessary arrangement to shift the essential household goods, domestic animals and vehicles, etc. to safer places. हमारे घर की जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, सामान होती हैं, वैल्यूएबल्स होती हैं, उन्हें हमें सेफ जगह पे शिफ्ट कर देना चाहिए साइक्लोन के टाइम पे। हमें रोड्स पे ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए इस टाइम पे, है ना। और जब अगर मान लो कहीं पे पानी है तो उससे तो दूर ही रहना है, नदी नाले तालाब सेफ, क्योंकि फ्लड्स आने की पूरी संभावना हो सकती है। हमें वो सारे इमरजेंसी नंबर और जो भी पुलिस वगैरह के होते हैं, फायर ब्रिगेड के होते हैं, मेडिकल सेंटर्स के होते हैं, वो अपने फ़ोन में रखने चाहिए, सो दैट अगर कोई प्रॉब्लम आई तो तुरंत हम उन्हें कॉल कर सकें। अगर मान लो आप साइक्लोन प्रोन एरिया में रहते हो तो आपको क्या करना चाहिए, आपको वो पानी नहीं पीना चाहिए जो कंटेमिनेट हो चुका है, मतलब खराब हो चुका है, दूषित हो चुका है। आपको इमरजेंसी के लिए सेफ ड्रिंकिंग वाटर रखना पड़ेगा। जो गीले स्विचेस हैं उनको नहीं छूना आपको। पावर लाइंस कई बार गिर जाती हैं, इलेक्ट्रिसिटी की लाइंस, तो उनसे भी बचना है, आपको शॉक लग सकता है, ठीक है। और बाहर नहीं जाना है कि बस मैं तो मज़े मारने जा रहा हूँ, सेल्फी लेने जा रहा हूँ, ये सोच के आप बाहर मत जाइए। ऐसा ना हो कभी कि वो सेल्फी आप किसी को दिखाने लायक ना रहें। ये थोड़े मेरे हार्श शब्द हैं लेकिन ये रियलिटी है। बहुत सारे लोगों को देखा गया है, उल्टी सीधी जगह पे जाकर सेल्फी लेने लगते हैं और फिर अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। डू नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स बाय मेकिंग अनड्यू डिमांड्स। अगर मान लीजिए कोई भी सेना के जवान या फिर नेशनल डिजास्टर फोर्स आपकी सुरक्षा के लिए आती है तो आप उनसे ऊट पटंग डिमांड मत करें। वो अपनी जान पे खेल के एक तो आपको बचा रही है और आप फिर उनसे डिमांड्स करते हैं, तो ये बहुत गलत है। उस टाइम पे सिर्फ अपनी जान बचाइए और उनको अपना काम करने दीजिए, उनके लिए मुसीबत खड़ी मत करिए। कोऑपरेट करना चाहिए अपने नेबर और फ्रेंड्स के साथ, यहाँ पर दुश्मनी मत दिखाइए, जेलसी मत दिखाइए। एक साथ मिलेंगे तभी किसी मुसीबत से आप लड़ पाएंगे, चाहे वो साइक्लोन हो या आपकी पर्सनल लाइफ की कोई प्रॉब्लम्स हो। हमेशा साथ मिलकर ही प्रॉब्लम से लड़ा जा सकता है। ये देखिए 8.16 में इमेज है ये टोरेंटो की, कुछ इस प्रकार से, देखो कितना भयानक सा नज़ारा है, ऐसे आता है। एंड वी हैव लर्न दैट ऑल स्टॉर्म्स आर लो प्रेशर सिस्टम। ये तो हमने पढ़ लिया, अभी तक जो भी हमने तूफानों के बारे में पढ़ा वो हर तूफान लो प्रेशर सिस्टम्स में आ रहे थे। विंड स्पीड ने यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट प्ले किया रोल तूफान को बनाने में। ये इम्पॉर्टेंट होता है कि हम विंड की स्पीड को नापते रहें। इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट भी बनाया गया है जिससे हमें विंड की जो स्पीड है वो पता रहती है। इसको हम एनीमोमीटर कहते हैं। एनीमोमीटर इस प्रकार का दिखता है। तो याद रखना, क्वेश्चन बन गया कि वो कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम विंड की स्पीड को पता कर सकते हैं, दैट इज एनीमोमीटर। अब एडवांस टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प्ड, क्या है वो, तो आजकल के जो डेज हैं यहाँ पर हम थोड़ा ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं, पहले की सेंचुरीज में नहीं थे क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, ठीक है। लोग नहीं प्रिपेयर हो पाते थे, इतना अच्छा हमारा वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम नहीं था। बट आज का टाइम अलग है, हमारे पास सैटेलाइट्स हैं, रडार हैं जो पहले ही हमको अलर्ट कर देती हैं कि भाई साइक्लोन आ रहा है, ठीक। और 48 आवर्स, 2 दिन पहले लगभग हमें पता पड़ जाता है साइक्लोन वार्निंग के थ्रू कि अभी आने वाला है साइक्लोन, और फिर हम बच जाते हैं। इस चैप्टर में आपने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी हैं, तूफान से लड़ना भी सीखा है और काफ़ी प्रिकॉशंस कैसे ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता पड़ गई होंगी। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। स्टे ट्यून। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, थोड़ा भी पसंद आता है तो लाइक करना। शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। साक्षी विद्या साधना।